हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे भाग 9 के संबंध में जो दूसरा पार्ट आज है, जो कल मैंने पहला पार्ट इसके संबंध में पढ़ा दिया था, तो आज दूसरे पार्ट के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। भाग 9 जिसमें जिक्र किसका किया गया है, पंचायतों का जिक्र किया गया है, और जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यानी कि कुल 16 अनुच्छेदों में इसके प्रावधान किए गए हैं। तो आज जो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसकी जो 6 समितियां मैंने महत्वपूर्ण 6 समितियां बताई थी, और इसके कुछ प्रावधान आपकी पंचायतों के संबंध में मैंने आपको बता दिए थे। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए कुछ इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, और उसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसकी आपसे चर्चा करूंगा। और आज और कल ये 2 क्लासें मिला के अगर आपको तैयार हो जाएंगी तो ग्राम पंचायत से यानी कि भाग 9 से बनने वाला कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपका गलत नहीं होगा। तो आइए अब जो बचा हुआ पार्ट है ग्राम पंचायत का, उसके संबंध में आपसे चर्चा करता हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो LM सिंघवी समिति थी, कौन सी समिति, जो पंचायती प्रणाली है इसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो इसी की सिफारिश के आधार पर मैंने आपको बताया था कि पहले राजीव गांधी के टाइम पे प्रयास किया गया था, असफल हो गया था। फिर VP सिंह सरकार में भी इसका प्रयास किया गया संवैधानिक दर्जा देने का, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी तो वहां भी असफल हो गया था। लेकिन फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1972 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है और उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस अधिनियम के संबंध में आज हम समझेंगे कि इस अधिनियम से क्या प्रावधान किए गए थे और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में आज आपसे चर्चा करेंगे। और विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर उठाता है। तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि लागू, मैंने कल आपको बताया था कब से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं ग्राम सभा की। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि आज हम ग्राम सभा के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ग्राम सभा कहा किसको जाता है, और डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, 2 ऑप्शन देके आपसे इनके भेद के संबंध में पूछ लेगा या कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। तो उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। चूंकि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम सभा की बात की गई है, तो मैंने ग्राम सभा की बात यहाँ पे लिख दी है, और ग्राम पंचायत के संबंध में भी मैं आपको बता दूंगा। ग्राम सभा में कहा गया है कि इस अधिनियम में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। यह पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक सूची में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। तो ग्राम सभा के बारे में आपको ये याद रखना है, पहली चीज, इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। और इसमें शामिल कौन होता है? इसमें शामिल पंचायत क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसमें जो लोग शामिल होते हैं, यानी कि जो वहां के वोटर होते हैं, उनकी यह एक ग्राम स्तरीय संस्था है। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है कि पंजीकृत मतदाता, कौन? जो पंजीकृत वोटर होता है वह ग्राम सभा में शामिल होता है। अच्छा, इसी क्रम में आपको ग्राम पंचायत के विषय में याद रखना है कि ग्राम पंचायत एक या छोटे-छोटे, या तो एक गांव का या अन्य छोटे-छोटे गांव की एक समूह होता है, गांव का एक समूह होता है, जिसमें आप ये समझिए जिनको छोटे-छोटे वार्डों में बांटा जाता है। वार्डों में जैसे आपने सुना होगा कि आपके यहाँ प्रधान के अलावा पंच का भी चुनाव होता है। पंच आपने शायद सुना होगा, जो सदस्य चुने जाते हैं। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे वार्डों में बांटा जाता है, और वहां से जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, हम अपने जो पंच होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और उसके बाद जो पंच वो चुने जाते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से एक सरपंच यानी कि एक अध्यक्ष का चुनाव अपने में से करते हैं। तो जो छोटे-छोटे गाँव के समूह हैं जिनको वार्डों में बांटा गया है, यह ग्राम पंचायत की श्रेणी में आता है। आपको याद रखना किसकी श्रेणी में आएगा? ग्राम पंचायत की श्रेणी में। और ग्राम सभा में किसको शामिल किया गया है? पंचायत क्षेत्र के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो पंजीकृत मतदाता है, उनको ग्राम सभा में शामिल किया गया है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा त्रिस्तरीय प्रणाली। इसके संबंध मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति, जो कि जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ था, और नवंबर 1957 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उसने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात कही थी, जिसमें उसने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ब्लॉक स्तर पर वही मंडल पंचायत हो गया, और जिला स्तर पर जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद की बात की थी। तो वही बात यहाँ पे है कि अधिनियम के द्वारा सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। जो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया। लेकिन आपको ये प्रावधान क्यों किया गया कि सभी राज्यों में पंचायत के स्तर पर समरूपता बनी रहे,
सभी राज्यों में जो पंचायती प्रणाली है उसमें समरूपता बनी रहे, इसलिए इस त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया। और इसमें क्या कहा गया, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत शामिल है, लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो। 1992 के 73वें संविधान संशोधन से इस त्रिस्तरीय प्रणाली को सभी राज्यों में लागू करने का प्रावधान किया गया, लेकिन साथ में एक और विकल्प रखा गया कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख नहीं है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख नहीं है, वह अपने यहाँ जो मध्य का भाग है, यानी कि जो आपकी मंडल पंचायत है, उसको अपने यहाँ न लागू करने की छूट दी गई। आपको याद रखना है कि 1992 के जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली जो थी, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली सभी राज्यों के लिए लागू की गई, लेकिन इसमें एक बात की छूट दी गई कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनको इस बात की छूट दी गई कि जो मध्य स्तर पर मंडल पंचायत का प्रावधान है, वह अगर इसको न लागू करना चाहे तो नहीं लागू कर सकते हैं, इस बात की उनको छूट दी गई। तो इसी क्रम में मैंने लिखा है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन न करने की छूट प्रदान की गई। फिर सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव। तो चुनाव के संबंध में पहले चीज तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, और फिर भी आज मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं कि जो तीनों स्तर, चाहे बात ग्राम पंचायत की जाए, चाहे मंडल पंचायत की जाए, और चाहे बात की जाए आपके जिला परिषद की, तीनों स्तर पर जो सदस्यों का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। जैसे ग्राम स्तर पर आपने ग्राम प्रधान का चुनाव किया, वार्ड स्तर पर आपने उसका सदस्यों का यानी कि पंच का चुनाव किया, और ब्लॉक स्तर के लिए आपने बीडीसी का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया, जिला स्तर के लिए आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सदस्यों के चुनाव से संबंध में आपसे पूछा जाए तो तीनों स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन यदि बात अध्यक्ष की जाए तब आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि प्रधान और सरपंच में ये अंतर है कि प्रधान को तो प्रत्यक्ष जनता चुनती है, लेकिन जो आपका सरपंच होता है, तो जो आपके द्वारा पंच चुने जाते हैं, वो पंच अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सरपंच अपने में से ही एक सरपंच को चुनते हैं। तो वहां पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो गई। फिर अगर बात ब्लॉक स्तर पे की जाए तो बीडीसी का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, क्योंकि वो सदस्य हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख जो कि इस पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, जो ब्लॉक प्रमुख है, जो आपकी मंडल पंचायत है, उसका क्या होता है, उसका अध्यक्ष होता है। तब वहां पे आपको याद रखना है कि जो बीडीसी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके वहां ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कैसा चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। उसी क्रम में आपको याद रखना है जिला परिषद के संबंध में कि जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका चुनाव तो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन अपने जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो जिला पंचायत सदस्य जनता द्वारा चुने गए हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके वहां अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इसमें बहुत स्पष्ट आपको याद रखना है, इनके सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में आपको याद रखना है कि समस्त सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, लेकिन यदि बात अध्यक्ष की जाएगी तो अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और इसमें प्रधान और सरपंच के अंतर को मैंने आपको समझा दिया है। फिर बात की जाती है आरक्षण की। तो आरक्षण के संबंध में आप बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आरक्षण के संबंध में आपको याद रखना है कि यहाँ भी SC ST को आरक्षण प्राप्त है, OBC को भी आरक्षण प्राप्त है, और महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि SC ST, और यहाँ पे आप OBC भी लिख सकते हैं, OBC छूट गया है। SC ST और OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। आपको याद रखना है कि SC ST और OBC को जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या का अनुपात होगा, उसी हिसाब से पंचायतों में आरक्षण प्राप्त होगा। और महिलाओं के संबंध में आपको याद रखना है कि महिलाओं के संबंध में आरक्षण किसी भी स्थिति में 1/3 से कम नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम की बात नहीं की गई, लेकिन 1/3 से कम नहीं होगा, जिससे आपको शायद आपको पता भी होगा कि बिहार ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ 1/2 जो आप पंचायतों में आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, वह 1/2 यानी कि आधा आरक्षण दे रखा है। तो 1/3 से कम नहीं होगा, लेकिन ज्यादा हो सकता है। ऐसे प्रावधान 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किए गए। फिर बात अगर कार्यकाल की जाए तो अगर पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में आपको याद रखना है कि अपनी प्रथम बैठक के ठीक 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन इसके संबंध में एक बात आपको और याद रखनी है कि यह बीच में भी विघटित हो सकती है, जैसे जो अध्यक्ष है उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारण उसने त्यागपत्र दे दिया हो। इस स्थिति में जब जो आपकी पंचायत होगी वह विघटित हो जाएगी, तब आपको याद रखना है कि
6 माह के भीतर सेम वही प्रावधान जो मैंने आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति के संबंध में मैंने आपको बताया, राज्यपाल के संबंध में, क्योंकि राज्यपाल तो नियुक्त किया जाता है, उसका निर्वाचन नहीं होता था। तो आपको याद रखना जो मैंने वहां पे बातें बताई थी कि यदि मान लीजिए पंचायत विघटित हो गई अपने समय से पूर्व, उस स्थिति में क्या होगा कि 6 माह से पूर्व ही इनका चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। 6 माह से पूर्व ही चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। और एक दो बातें यहाँ पे आपके लिए जानने वाली है कि मान लीजिए कि कार्यकाल पूरा होने में 6 माह से कम का समय बचा, कार्यकाल पूरा होने में 6 माह से कम का समय बचा है, और इस स्थिति में पंचायत विघटित हो जाती है, तब उसका चुनाव तत्काल ना हो कि जब कार्यकाल मतलब वो जो बीच का समय है जब वो पूरा हो जाएगा तो उसी समय पे उसका चुनाव किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो यदि मान लीजिए 6 माह से ज्यादा का समय बचा है और पंचायत विघटित हो गई, उस स्थिति में जब चुनाव होगा तो जितना कार्यकाल का जितना समय शेष बचा है तो उसी समय के लिए ही अगली पंचायत का निर्वाचन किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए एक साल बचा है या 8 महीने बचे हैं तो 8 महीने तक वह पंचायत चलेगी और उसके बाद पुनः चुनाव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। तो वही लिखा मैंने यहाँ पे कि अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, अपनी कार्यकाल क्या होगा, अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष से पूर्व विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। और जो सिर्फ बचे समय के लिए, जो समय बचा होगा उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। और यदि 6 माह से कम का ही समय बचा है तो चुनाव अपने निश्चित समय पे होगा, उस बीच के समय 2-3 महीने का जो समय बचा उसके लिए नहीं कराया जाएगा। तो फिलहाल जो इसके बचे हुए प्रावधान थे, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो मैंने अनुच्छेद यहाँ पे सारे 16 अनुच्छेद लिखे हैं, लेकिन जिसपे मैंने मार्क किया है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा के संबंध में बात की गई, तो मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में बता दिया, ग्राम पंचायत के बारे में बता दिया। फिर अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के गठन, बहुत महत्वपूर्ण, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243A में किया गया। फिर अनुच्छेद 243B पंचायतों के संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 243B में किया गया। फिर अनुच्छेद 243C पंचायतों का गठन, यहाँ पे क्या था, ग्राम सभा, अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा था, और यहाँ पे पंचायतों के गठन संबंधी बात की गई है अनुच्छेद 243C में। बहुत महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 243D बहुत महत्वपूर्ण है, सीटों के लिए आरक्षण। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो 243D में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने इस प्रश्न को अपनी ही खुद की परीक्षा में देखा है जहाँ पे आरक्षण संबंधी बात पूछी गई थी। फिर अनुच्छेद 243 बहुत महत्वपूर्ण, पंचायतों का कार्यकाल, तो कार्यकाल मैंने आपको बता दिया कि अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक सामान्य तौर पर इतना कार्यकाल होता है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243E में किया गया। फिर 243F सदस्यता से अयोग्यता, महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है, अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि सदस्यता से मतलब पंचायतों में सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं, 243F में। फिर 243G, अनुच्छेद 243G इसको मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। अच्छा, शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के संबंध में आपको एक बात ये याद रखनी है कि पंचायतों को जो शक्तियां प्राप्त होंगी वह राज्य विधानमंडल द्वारा प्राप्त होंगी। जो शक्तियां, जो कार्य इसके राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा वही कार्य पंचायतें करेंगी। तो यदि मैं आपसे जो है इसकी शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के संबंध में बात करूं तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों को तैयार करना, क्या इसका कार्य होगा, क्या उत्तरदायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा कि यह ग्रामीण स्तर पर अपनी पंचायत के लिए यानी अपनी जनता के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार करे जिससे लोक कल्याण हो सके। तो वही बात यहाँ पे लिखेगी कि आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम, सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों को तैयार करना किसका कार्य होगा, ग्राम पंचायत का कार्य होगा। और यह शक्ति इसको कौन प्रदान करेगा, राज्य विधानमंडल प्रदान करेगा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243G में किया गया। फिर अनुच्छेद 243H पंचायतों की करारोपण की शक्ति, पंचायतों को करारोपण यानी कर लगाने की शक्ति। तो इसके विषय में भी आपको याद रखना है कि यह शक्ति भी इसको किससे प्राप्त होगी, राज्य विधानमंडल से प्राप्त होगी, और राज्य विधानमंडल जो विषय इसको देगा उस विषय पे ये कर लगा सकता है। जैसे बाजारों पे लगा सकता है, मेलों पे लगा सकता है, आपके जो ग्रामीण मार्ग है उस पर कर लगा सकता है। तो इस तरीके के कुछ करों का प्रावधान किया गया है जिसकी शक्ति पंचायतों को प्राप्त है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243H में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण आ गया राज्य वित्त आयोग का गठन। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए
कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें, पंचायतों के संबंध में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 243 आई होगा। अगर नगर पालिका के संबंध में पूछा जाएगा, मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ 243 वाई हो जाएगा। केंद्र सरकार के विषय में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि 243 आई में राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों के लिए है उसका गठन का प्रावधान है। अच्छा, इस राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है कि जो कर राज्य सरकार को प्राप्त हुई है उसमें जो पंचायतों का हिस्सा होगा उसका बंटवारा करना इसका कार्य होता है। फिर अनुच्छेद 243 जे में क्या है, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण यानी कि समीक्षा करना। जो पंचायतों का लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, उसका अंकेक्षण यानी कि उसकी समीक्षा करना। और यह समीक्षा कौन कराएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य विधानमंडल ही कराएगा और उसके द्वारा एक प्राधिकृत अधिकारी इसकी समीक्षा करेगा। फिर अनुच्छेद 243 के बहुत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में से पूछा गया कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 के में। और निर्वाचन के संबंध मैंने आपको बता दिया कि निर्वाचन इसका जो आपके सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद कराया जाएगा। फिर अनुच्छेद 243 एल, इसमें क्या है, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। जो पंचायत यानी कि जो ये आपका 1992 का 73वां संविधान संशोधन पंचायत के संबंध में है, यह संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति को एक शक्ति ये प्राप्त है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो जिस प्रकार के प्रावधान दिए गए सेम यही प्रावधान लागू कर सकता है, या इसमें कुछ संशोधन, कुछ छूटे देकर भी संघ शासित राज्यों में लागू कर सकता है। फिर कुछ मामलों में अनुच्छेद 243 एम में कहा गया कुछ मामलों में इस भाग का लागू न होना। जो अनुसूची 5 में कुछ दिए गए, जैसे अनुसूची 5 में जो आपके अदर SC ST थे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। तो इसके संबंध में याद रखना है कि जो आपका 1992 का 73वां संविधान संशोधन है यह उन राज्यों में लागू नहीं होता है, उनके लिए एक अलग अधिनियम है। यहाँ मैंने लिखा है कि 1996 का पेशा अधिनियम है, उसके प्रावधान वहां लागू होते हैं। तो वह कौन कौन से राज्य है, जैसे नागालैंड है, आपका मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर का कुछ क्षेत्र है और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, ये ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां हैं। तो उन क्षेत्रों में जो आपका 1992 का 73वां संविधान संशोधन है इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं और अनुच्छेद 243 एम में इसका प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद जो 243 एन है इसमें कहा गया पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का लागू रहना। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुच्छेद 243 एन में इस बात का प्रावधान किया गया था कि जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 के बाद एक वर्ष तक जो जिन राज्यों में जो कानून लागू थे वही कानून जो है लागू रहेंगे और एक वर्ष के बाद जो इसके प्रावधान 1973वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किए गए थे ये लागू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बात और इसमें कही गई थी कि यदि कोई ग्राम पंचायत पहले से गठित और उसका कार्यकाल 1 वर्ष से ज्यादा का बचा है, तो अपने कार्यकाल को पूरा करने तक वह जो ग्राम पंचायत होगी या वह जो पंचायत समिति जिस भी स्तर की बात की जाएगी उसके सेम प्रावधान जो पिछले लागू थे वही लागू रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी। तो वही कहा गया कि पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का लागू रहना। समय कितना दिया गया था, 24 अप्रैल 1993 के बाद 1 वर्ष का समय दिया गया था। लेकिन साथ में ये बात भी कही गई थी कि यदि कहीं का कार्यकाल अभी 1 वर्ष से ज्यादा का बचा है तो उसमें सेम पीछे वाले ही प्रावधान लागू होंगे। जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है इसके प्रावधान लागू किए जाएंगे। फिर सबसे लास्ट अनुच्छेद है 243 चुनावी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। जो पंचायत के चुनाव होंगे उसकी किसी प्रकार की शिकायत न्यायालय में नहीं की जा सकेगी और यह प्रावधान अनुच्छेद 243 ओ में किया गया है। और यदि आपको शिकायत करनी है तो इसके संबंध में शिकायत या इसके विवाद का निपटारा राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगा, उसी से शिकायत की जा सकती है, वही इस मामले का निपटारा करेगा। तो आपको याद रखना कि चुनावी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप की रोक अनुच्छेद 243 ओ में इस बात का प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा है 1996 का पेशा अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेशा अधिनियम कब आया था और किससे संबंधित है। तब आपको याद रखना कि पेशा अधिनियम पहली चीज 1996 में आया और यह अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित था या पंचायती राज से संबंधित इसमें कुछ प्रावधान थे। तो जो यहाँ पे आपका 243 यम में बात कही गई थी कि कुछ मामलों में जैसे कि अनुसूची 5 में जो राज्य शामिल थे, उस पे 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होते थे।
लेकिन जो आपका 1996 का पेशा अधिनियम आया, इसके द्वारा कुछ प्रावधान संशोधित करके कुछ प्रावधान किए गए जो आपके इन राज्यों में लागू। तो यही बात आपको याद रखनी कि जो 1996 का पेशा अधिनियम है यह भी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन 5वीं अनुसूची के राज्य जिनमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है, यह अधिनियम पेशा अधिनियम उनके लिए था। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए होंगे। तो इसी आज की इस क्लास के साथ इस भाग 9 को मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसके आगे हम नगर पालिका के संबंध में पढ़ेंगे और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाकर आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने का प्रयास अपनी तरफ से करता रहूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।